तमाम देखने वाले बिलखुसूस छठी जमात के तलबा सलाम मसनून। मैं अब्दुर्रहमान मिसबाही आप लोगों की खिदमत में आपके कल के पढ़े हुए सबक के मशक़ें और सवालात लेकर हाज़िर हूँ। तो उनको हल करने से पहले हम एक बार बतौर इआदा सबक पर सरसरी नज़र डालेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी जो है इस सबक को अपने जहन में बिठाया होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, एक नज़र डालते हैं। हमारे सबक का नाम था हाथी का वज़न। तो सबक का ख़ुलासा कुछ यूँ है कि एक बादशाह जो है एक बार सख्त बीमार हो जाता है और वो खुदा से ये मन्नत मांगता है कि अगर खुदा उसे सेहत अता फ़रमाए तो वो हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। तो खुदा उस पर रहम फरमाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अब वो बादशाह इसलिए परेशान हो गया कि वो हाथी के वज़न के बराबर रुपया कैसे तोले। आपकी किताब में क्यों कर तोले इस्तेमाल हुआ है, क्यों कर तोले। तो उसके दरबार के जो अक्लमंद लोग थे वो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता है और वो एक इश्तिहार दे देते हैं। एक दिन एक मल्लाह बादशाह के दरबार में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, हुजूर मैं हाथी को और पैसों को बराबर तोल कर दिखाऊंगा। ये सुनकर बादशाह खुश होता है और सबको हुक्म देता है कि दरिया की ओर चलें। तो मल्लाह दरिया के किनारे हाथी को नाव पर सवार करता है और पानी में छोड़ देता है। तो जहाँ तक नाव डूब जाता है पानी में, वहाँ एक निशान लगा दिया जाता है नाव पर। उसके बाद हाथी को निकाला जाता है और पैसे डाले जाते हैं और नाव को वहाँ तक डूबने दिया जाता है जहाँ तक हाथी के डूबने का निशान था। फिर उसके बाद बादशाह बहुत खुश होता है और उस मल्लाह को मालामाल कर देता है दौलत देकर। और बादशाह उन पैसों को जो नाव में भरे थे, उन पैसों को यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्कीनों में बांट देता है। तो ये हमारे सबक का ख़ुलासा था। उसके बाद हमने ये जो फ़राहम था, पहला लफ्ज़ और माने, इनको हम कायदे से हमने जो इनको समझा था। तो चलिए अब सवालात हल करते हैं। इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप अपने अल्फाज में लिखेंगे और मैंने जो लिखा है वो भी आपके सामने मैं अभी पेश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, बादशाह ने क्या मन्नत मानी थी? बादशाह ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदा उसे सेहत अता फ़रमाए तो वो उसके नाम पर, यानी खुदा के नाम पर, हाथी के वज़न के बराबर रुपए मोहताजों और मिस्कीनों में बांट देगा। सेहतयाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ? सेहतयाब होने पर बादशाह इसलिए परेशान हुआ कि वो हाथी को क्यों कर तोले। बादशाह ने नज़र के रुपए किन लोगों में बांट दिए? बादशाह ने नज़र के रुपए यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्कीनों में बांट दिए। बादशाह की परेशानी को किसने दूर किया? बादशाह की परेशानी को एक मल्लाह ने दूर किया। हाथी को किस तरह तोला गया? हाथी को एक नाव में सवार करके तोला गया। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात को आप हल कर सकते हैं। मैंने जो हल किया है उन पर एक नज़र आप डालें। ये पहले सवाल का जवाब है और यह दूसरे सवाल का जवाब है, यह तीसरे सवाल का जवाब है, यह चौथे सवाल का जवाब है और यह पांचवें सवाल का जवाब है। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपनी कॉपी में इसको उतारें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली जगहों को उन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। दरबार में बहुत मौजूद थे। तो इसको हम सबक में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। तो अक्लमंद लोग, यहाँ पर क्या आएगा? अक्लमंद लोग मौजूद थे।
दूसरा है कुछ महीने गुजर गए, कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। तो यहाँ पर इसी तरह आएगा। मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी, उसे इतना इनाम दिया कि वो क्या बन गया, उसे इतना इनाम दिया कि वो बड़ा दौलतमंद बन गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा दौलतमंद बन गया। अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इनके माने तो आप पहले ही समझ चुके हो, जैसे मालामाल कर देना मतलब अमीर बनाना किसी को। तो अब इसको अपनी किताब से भी एक जुमला बना सकते हैं जो आपके सबक में इस्तेमाल हुआ है। बादशाह ने मल्लाह को इतना रुपया दिया कि वो मालामाल हो गया, या बादशाह ने मल्लाह को इतना पैसा दिया कि उसको मालामाल कर दिया। कोई सूरत बंद न पड़ना, जैसे हम लिखेंगे कोविड-19 के वक़्त में हमें श्रीनगर जाने की कोई सूरत बंद न पड़ी। जश्न करना, खालिद ने इम्तिहान में अव्वल आने पर खूब जश्न किया। जश्न करना मतलब खुशी मनाना। अहद करना, मैं अहद करता हूँ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। शशो पंज में होना, बादशाह हाथी को तोलने की वजह से शशो पंज में पड़ गया। दाद देना, मल्लाह की तदबीर पर लोगों ने उसे दाद दी। तो आगे चलते हैं, गौर करने की बातें हैं। कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधों और हैवानात की बड़ी अहमियत है। यह पेड़ पौधे और हैवानात कायनात की खूबसूरती के लिए निहायत ज़रूरी हैं। इन तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितना हमें, यानी इन तमाम चीज़ों पर भी जान होती है। हमें चाहिए कि हम जियो और जीने दो का उसूल अपनाएं। तो ये एक असल है, एक कायदा है, एक प्रिंसिपल है, जियो और जीने दो, यानी ख़ुद भी जियो और जितने भी जानदार हैं दुनिया में उनको भी जीने दो। तो ये एक आपको जो है कायदा बताया गया। उसके बाद यहाँ पर एक मज़मून आपको दिखाया गया है कि मज़मून बतौर मज़मून के भी आप इसको याद कर सकते हैं। हाथी पर है ये। हैवानात में हाथी एक अहम जानवर है। पुराने ज़माने में हाथी को अक्सर बार बर्दारी और सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बार बर्दारी बोलते हैं सामान वगैरह जो है ढोना, तो इनके लिए इस्तेमाल होता था। जंगों में भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। फौजी हाथियों पर सवार होकर जंग लड़ते थे। जैसे हम पुराने जो ड्रामे वगैरह देखते हैं, कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं, तो जितने भी बादशाह जंगें करते थे वो हाथियों पर सवार होकर करते थे। अपने उस्ताद से पोरस के हाथी के बारे में दरियाफ्त करें। पोरस ये भी एक जंगजू था। इसके हाथी की मिसालें दी जाती हैं। ये शायद आपके इंग्लिश 7th या 8th की इंग्लिश में ये सबक है, तो आप वहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। उस ज़माने में हाथी पालने वाले की बड़ी इज्जत होती थी। अक्सर अमीर लोग हाथी पालना अपनी शान समझते थे। इसीलिए जो है बादशाह जो है हाथियों पे सवार होकर आया करता था। बदकिस्मती से अब ये हालात नहीं हैं। लोग पैसे की खातिर हाथी का शिकार कर रहे हैं और इस तरह कायनात में कायम माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ रहे हैं। यानी माहौलियाती तवाज़ुन हो गया इन्वायरमेंटल बैलेंस, जिसमें जो है तमाम जानदारों का, पेड़ पौधों का हिस्सा होता है। जब किसी एक जुज़्व को हम जो है नुकसान पहुंचाते हैं तो वो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। जंगल के माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन कायम रखने में हाथी का एक अहम मक़ाम है। इसीलिए हाथी को मारना या उसका शिकार करना कानूनन जुर्म है। इन सब के बावजूद कुछ गरज़मंद लोग जो गरज़ अपने मकसद के लिए करते हैं,
کچھ غرضمند لوگ چوری چھپے ہاتھی کا شکار کرتے ہیں اور اس کے دانت اور باقی ہڈیاں بیچتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھی کے تحفظ کے لیے یعنی اس کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم تمام جنگلی جانوروں کا تحفظ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں جنگلی جانور جو پہاڑی جو بکرا ہے، باراسنگا جس کو ہم میارو بولتے ہیں، اور ہمارے یہاں ریچھ ہے۔ اگرچہ ریچھ ہمارے یہاں آ کر نقصان کرتا ہے لیکن ہمیں اس کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اکثر ریچھ کو دیکھ کر ان پر پتھر اور ڈنڈے برساتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، اس کو دوسرے طریقوں سے بھگایا جائے اور اپنے جانداروں کا ہم نے خود تحفظ کرنا ہے، ہمیں مارنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مضمون تھا آپ کو ہاتھی پر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل امثال کو، یہ امثال نہیں امثال ہے، افعال کے وزن پر امثال مثل کی جمع ہے۔ امثال کو یاد رکھیے اور ان کا مفہوم دریافت کیجیے۔ مثل بولتے ہیں کچھ ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور لفظی طور پر وہ کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان کا مفہوم دریافت کرنا ہے۔ تو ان کے مفہوم دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر انسان اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو، یعنی جو دکھاوے کے کام زیادہ کرتا ہے۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یہ وہاں پر بولا جاتا ہے، یا یہ مثل جو ہے اس وقت کہی جاتی ہے جب لوگ امیروں کی جو ہے زیادہ واہ واہی کریں، یعنی غریب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امیروں کے زیر ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ ہاتھی ہزار لوٹے پھر بھی 1.25 ٹکے کا، یعنی یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جہاں پر امیر جتنا بھی غریب ہو جائے پھر بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور غریب کے پاس جتنا بھی پیسہ آئے پھر بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہاتھی ہزار لٹے پھر بھی 1.25 ٹکے کا۔ ٹکا یہ پیسوں کی ایک قسم ہے جو آج کل بنگلہ دیش وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ محاورے اور یہ ضرب الامثال سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو ہمارا سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے پیارے بچوں۔ تو آپ خوب محنت سے پڑھیں، اور اگر اس دوران کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یا ہم سے دریافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے گھر پر رہیں اور خوب محنت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام۔